नमस्कार, आप देख रहे हैं educationbeats.com और आज आपके साथ मैं हूं दिव्या गौरव त्रिपाठी। कहते हैं कि बेटे के पढ़ने से एक ही परिवार शिक्षित होता है, मगर बेटी के पढ़ने से दो परिवार शिक्षित होते हैं। और इसी प्रयास में लगी हैं जिला सहारनपुर के गंगोह में रहने वाली मोहिनी सैनी जी। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि मोहिनी जी गंगोह कस्बे के गुलाम औलिया क्षेत्र की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं। मोहिनी जी ने दर्जनों बेटियों को स्कूल भेजा है। कई बच्चों के कुपोषण को मिटाकर उनके चेहरों पर मुस्कान लाई हैं। तो मोहिनी जी, शिक्षा के इकलौते मंच एजुकेशन बीट्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी मैम। जी नमस्कार मैम। नमस्कार मोहिनी जी। मोहिनी जी जी, नमस्कार। हमारा आपसे सबसे पहला सवाल ये है कि देश का जी मैम। शिक्षा को समर्पित इकलौता मंच एजुकेशन बीट्स डॉट कॉम जिसके साथ आज आप जुड़ी हैं, आपको कैसा लग रहा है? मैम, जो आप और जो दर्शक मुझे देख रहे हैं, मैं सर्वप्रथम उनका आदर अभिनंदन आभार करना चाहूंगी। और मुझे एक अवसर मिला है कि मैं अपनी बात पूरे जो लोग आप लोगों से जुड़े हुए हैं उन सब तक मैं अपनी बात पहुंचा सकूं, या वो मुझे सुन सके, मेरी बात को भी स्वीकार कर सके। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बड़ा अच्छा अनुभव हो रहा है कि हाँ, मुझे मुझे अपनी बात कहने के लिए, कुछ स्पष्ट करने के लिए कुछ मिला। बहुत सुंदर। जी आज मैम। आपको एक ऐसा मंच मिला है जहाँ से जो बेटियों के लिए आप बहुत कुछ कर रही हैं और करना चाहती हैं, तो यहाँ से आप हमारे दर्शकों को और भी लोग जो आपसे जुड़े हैं उन सब तक जी अपनी मैम। बात को आप पहुंचा सकती हैं। और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे मंच पे आज। मोहिनी थैंक जी, यू मैम, थैंक यू। सबसे जी पहले तो आप हमें ये बताइए कि आप एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, तो बेटियों की शिक्षा के लिए और कुपोषण को मिटाने के लिए आपने क्या-क्या किया है या किस प्रकार आप क्या-क्या कर रही हैं? ज़रा बताएँ हमारे दर्शकों को। मैं जिस क्षेत्र में मैं नियुक्त हूँ, वहाँ पे मेरी नियुक्ति 2011 में हुई थी। 2011 में 10 वर्ष हो चुके हैं मुझे कार्य करते हुए, और ठीक 2011 से 2010 और 11 के बैच में मैंने बीएड किया था। जी, तो बीएड के तुरंत बाद मैंने आंगनवाड़ी का फॉर्म डाला और मैंने ज्वाइन किया। तो जिस क्षेत्र का मैंने सर्वे किया था, उस क्षेत्र में सर्वे के दौरान जो मैंने वहां पे लड़कियों को देखा, मोस्टली लड़कियों के लिए 11 से 18 वर्ष का हमारा सर्वे होता है, 11 से 14 और 15 से 18। तो दबके की कढ़ाई चल रही थी, बहुत ही बारीक धागा, बहुत ही बारीक स्प्रिंग टाइप, उसके अंदर से सुई निकालनी होती थी, सुई निकाल कर सुई के अंदर धागा भी डालना होता, जिस पर वे 7-7 8-8 साल की लड़कियां लगी पड़ी थी पढ़ाई छोड़ के। बड़ा जी, भयंकर, मतलब देख के ऐसा लगा कि इनका भविष्य क्या होगा, जब ये अपनी इनके जो शारीरिक और मानसिक विकास का जो समय है, वो समय वो इस बाल मजदूरी टाइप हो गया, ये एक मजदूरी हो गई थी। बिल्कुल। जिस मजदूरी को से वो जूझ रही थी, वो उनका आने वाला भविष्य अंधेरे में ले जा रहा था। हालांकि उस समय के लिए उनके लिए वो उनकी आवश्यकता की पूर्ति कर रहा होगा, जी, लेकिन वो आने वाले समय को उनके अंधेरे में धकेल रहा था। तो एक प्रयास जो मैंने और मेरी हेल्पर, जो मेरी सहायिका है, हम दोनों ने मिलकर यही किया कि ये हम केंद्र से हटके, यानी अपने विभाग से हटके, हम इस चीज का प्रयास करेंगे कि इन इस लड़कियों को स्कूल तक भेजें। और हमने उनके घर में उनसे पेरेंट्स से बात की, उन्हें समझाया, क्योंकि मैंने अभी 2011 में मतलब तभी साथ के साथ मैंने बीएड किया था, इसलिए मुझे पता था। तभी 2009 में जो आरटीई एक्ट 2010 लागू हुआ था, जिसमें अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा की जी, आयु के अनुसार, चाहे आपकी बच्चा 8 वर्ष का है, चाहे 9 वर्ष का है, 6 से 14 वर्ष का बच्चा स्कूल जाएगा, कंपलसरी स्कूल जाएगा। तो हमारा जो पर्पस था, 11 से 14 तक की बच्ची लड़कियां जो थी हमारे क्षेत्र की, हमने उनको प्रॉपर सबको एडमिशन के लिए प्रेरित किया, समझाया, भेजा, एडमिशन के लिए बात की। उनका एडमिशन हुआ, उनका उन्हीं की कक्षा में एडमिशन हुआ। कोई 6 में गई, कोई 7th में गई एज के अनुसार, लेकिन यह है कि वो पटरी पर चढ़ गई। अगर उनसे जो बड़ी एज की थी, कोई 18 साल की, कोई 19 साल की, कोई 21 साल की, वो बिल्कुल लंगू था, उनको कुछ नहीं पता था, सिर्फ सुई में धागा डालने का पता था। अब ये अच्छा, स्थिति है कि वो प्रयास, हमारा तो वो प्रयास निरंतर। मैं आपसे जी एक मैम। बात जानना चाहूँगी कि जैसा कि जी अभी आपने बताया कि वो लड़कियां जो थी वो मजदूरी करती थी, अपना कढ़ाई-वढ़ाई करके अपना रोजी-रोटी कमाती थी, अपने हाँ जी, माँ-बाप हाँ जी। की हेल्प करती थी। लेकिन जैसा कि जी आज अगर बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ रहा होता है, तो अधिकतर लोग जो जी पेरेंट्स हैं, वो अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ने भेजते क्योंकि वो सरकारी स्कूल में उन्हीं का बच्चा पढ़ता है जो प्राइवेट स्कूल की फीस नहीं पे कर पाते हैं।
तो जब उनसे हाँ जी, हाँ स्कूल जी। बच्चे को स्कूल भेजने की बात की जाती है या पढ़ने के लिए बात की जाती है, तो वो ये कहते हैं कि 150 दिन में जो बच्चा हमारा कमा रहा है, तो वो रोज़ी-रोटी उसको मिल रही है, वो पैसा कमा रहा है। अब उनको ये लग रहा है कि अगर हम अपने बच्चे को स्कूल भेजेंगे पढ़ने के लिए, तो वहाँ पर हमारा बच्चा पैसा नहीं कमाएगा। उनको ये पैसा जो है वो उनके लिए प्राथमिक है। तो वो इसलिए अपने बच्चों को नहीं भेजते। तो ऐसे परिवेश में, गाँव के परिवेश में आपने पेरेंट्स को कैसे मोटिवेट किया? किस प्रकार समझा पाईं? बेटों को नहीं, वो भी बेटियों को स्कूल की भेजा उनको कि वो अपना पढ़ने के लिए उनको भेजें। तो ज़रा बताएँ हमारे दर्शकों को कि किस प्रकार आपने उन्हें मोटिवेट किया? मुझे ये समस्या मेरे साथ आई थी कि ये लोग जी, हमारा खर्च चलता है, ये इतना कुछ कमा लेती है, वो सब छूट जाएगा। एक समय की जो बाध्यता थी कि आप इनसे कब तक कमवा सकते हो? ये चीज़ हमने उनसे बिल्कुल, पूछी, आप इनसे कब तक? सिर्फ़ अपने मतलब के लिए आप इनका भविष्य अंधेरे में डाल दोगे क्या? एक बिल्कुल। भावना जो उनके अंदर हमने जगाई, एक मतलब एक माँ को तो समझाना आसान है, लेकिन एक परिवार में जो और लोग करते हैं कि स्कूल भेज के क्या होगा और वहाँ खर्च होगा, तो हमने उन्हें बताया कि सरकार जो अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा है, उसमें आपको कोई फीस जमा नहीं करनी। ठीक? उसमें आपको सिर्फ अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए समय से स्कूल में भेजना है। उसके बाद आपको अगर लगता है कि आप अपने बच्चे से एक्स्ट्रा वर्क करा सकते हैं, आपको लगता है कि आप इनका भविष्य को इस तरीके से सँवार सकते हैं, तो आप इनका सहयोग कीजिए, ये आपका सहयोग करेंगे। इस तरह उनकी भावनाओं में जो हमने तालमेल बनाया, कि वो धीरे-धीरे उनको लगा कि हमारा बच्चा पढ़ रहा है, जब इन्होंने कक्षा 6 कर ली, 7th के लिए उन्होंने भेजा, एक पटरी पर जो लाइन चढ़ी, तो वो दिमाग से उनकी वो बात एक आप इकाई वर्ग से लेके चलिए, आप समाज के वर्ग से देखोगे कि हम इतने लोगों को जी, कैसे समझा पाएँगे, तो नहीं समझा पाएँगे। जी, लेकिन बिल्कुल। अगर आप इकाई वर्ग से किसी प्रयास को करेंगे, तो वो एक स्टेप बाय स्टेप सीढ़ी चढ़ता चला गया। मतलब 80-85 लड़कियों में से 65-70 लड़कियों का स्कूल जाना एक चमत्कार ही समझिए कि वो उसके बाद से एक ऐसा माहौल बनता चला गया क्षेत्र में कि उसका बच्चा उसकी लड़की अब गई स्कूल में 6ठी 7वीं में ही चली गई, उसने 5वीं भी नहीं की, उसने 6ठी भी नहीं की, वो 7वीं में चली गई। तो एक लड़कियों के अंदर जो मोटिवेशन उठा कि हाँ, हम भी जाएँगे, हम भी करेंगे, हम स्कूल से आके इस काम को करेंगे। तो वो धीरे-धीरे अब ये स्थिति है कि मेरे क्षेत्र में तो कोई कढ़ाई-वढ़ाई का काम नहीं करता। लेकिन ये है कि पढ़ाई का काम सब कर रहे हैं। मैं आपसे एक जानना चाहूँगी कि अभी तक आपने कितनी बेटियों को शिक्षित किया है? कितनी बेटियों को स्कूल भेजा है? ज़रा बताएँ। 2011 से लेके 16 तक हमारे क्षेत्र में लगभग 8-10 लड़कियां निकल ही जाती थी हर साल। मतलब जो स्कूल नहीं जा रही थी, निकल ही जा रही थी। तो उसके उस टाइम से लेके अगर मैं सभी लड़कियों का डाटा बिल्कुल ऐड करूँ तो 65 से 70 के बीच की लड़कियां ऐसी हैं, जो प्रॉपर हमने अपने सर्वे में से, अपने रजिस्टर से हमने उनको स्कूल के लिए मतलब पहले लिखा हुआ था में स्कूल ना जाने वाली छात्रा और उसके बाद बालिका सॉरी और उसके बाद उनको स्कूल जाने वाले में हमने कन्वर्ट किया ठीक कन्वर्ट सेशन के अकॉर्डिंग। ओके। ऐसे करते-करते स्कूल लड़कियाँ कम होती चली गई, 65 से हमारी 50 हुई, 50 से हमारी 40 हुई। अब ये स्थिति है कि एक भी लड़की मेरे क्षेत्र में ऐसी नहीं है जो स्कूल नहीं जाती। एक हवा बहुत जो बन चुकी है, वो अब लहर बन चुकी है, अब उसको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ जी, आपको इस काम के लिए, बहुत क्योंकि आप बधाई के पात्र हैं। मोहिनी जी, आज के समय में अगर हम देखें तो लोग अपने बच्चों को आंगनवाड़ी में भेजने के बजाय प्ले ग्रुप में भेजते हैं। तो आज के समय में बच्चों को कैसे आप बुला पाती हैं अपने आंगनवाड़ी में ज़रा हमें बताएँ? आंगनवाड़ी का अगर क्षेत्र जो है और क्षेत्र से संबंधित जो बच्चे हैं, जी, उनको जोड़ने के लिए, उनको अपने केंद्र से अपने आप से जोड़ने के लिए एक जो प्रयास करना पड़ता है, बच्चों के साथ हमें बच्चा बनना पड़ता है। और वही खेल, वही कविताएँ, वही गीत, वही भावगीत वगैरह इन चीज़ों से हम उनको जोड़ने के बाद और एक जो हमारे इस विभाग से जो हमें सुविधाएँ प्राप्त होती हैं, सरकार हम बच्चों के लिए 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए, 7 माह से 3 वर्ष के बच्चों के लिए जो योजनाएँ चलाई हुई हैं, उन सबको करते-करते एक फैमिली से जो अटैचमेंट बन जाता है कि वे खुद ही प्रेरित होते हैं कि हमारे केंद्र पर बच्चों को भेजें। मेरे क्षेत्र पर 22 से 25 बच्चे प्रॉपर केंद्र पर होते हैं। कभी होता है ऐसा कि नहीं होता। मेरे साथ क्या पूरी मेरे क्षेत्र में जितनी भी और आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, सभी के साथ यही है कि एक तालमेल जो हम बच्चों के पेरेंट्स से और बच्चों से बनाते हैं, बच्चों से बच्चा बनकर खेल विधि से और उनको एक स्वतंत्र रूप से खेलने के लिए। अगर हम उनको बाउंड करेंगे तो बच्चा हमसे नहीं जुड़ेगा। अगर हम उनको बिल्कुल। प्रेशर करेंगे, भय करेंगे तो वो नहीं रुक पाएँगे हमारे पास। एक माहौल ऐसा बना देते हैं कि उनको घर और केंद्र एक जैसा लगता है। वो जैसे घर पे होते हैं, ऐसे ही हमारे साथ होते हैं। अभी बहुत हमारे साथ ऐसी कोई समस्या नहीं आई कि हमारे केंद्र में बच्चे नहीं आते, ऐसा अब तक तो नहीं आया। अब तक तो बच्चे यही है कि अगर अभी
कोरोना के बाद भी मेरे साथ, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी। जी बताइए। कोरोना में जब लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन के बाद जब हम बीच बीच में जाते थे, तो हमारे से बच्चे पूछते थे कि मैम कब खोलोगे, आंगनवाड़ी कब खोलोगे, कब आएंगे हम। मतलब एक खुद ही वो इतनी ज्यादा जुड़े हुए थे, बच्चों को एक आपसे भाव लगाव हो गया था। की लगाव हो गया था। और एक सीक्वेंस में भी लेना होता है काम को। बिल्कुल। जी जी। मोहिनी जी, आप बीते लंबे समय से हर बच्चे के चेहरे पर मुस्कान हो, हर माँ खुश हो, हर बेटी शिक्षित हो, इसके लिए लगातार संघर्ष कर रही हैं। तो इस बदलाव को लाने में आपने किस तरह की परेशानियों का सामना किया? जरा बताएं हमारे दर्शकों को, क्योंकि बहुत सारी सबसे परेशानियां आपको आई होंगी, तो आज साझा करें हमारे साथ। जी जी, एक परेशानी मेरे साथ ये आई थी कि मैं जिस जी, क्षेत्र में कार्यरत हूँ, वो बहुत ही पर्दा और लड़कियों को पीछे रखने वाला, स्वयं आगे रहने वाला, मतलब पुरुष प्रधान समझ लीजिए, अल्पसंख्यक जी, लोग जी, हैं, कुछ कुछ ऐसी मिडिल कास्ट के बहुत ही ऐसी टाइप लोग हैं। तो उन लोगों के साथ थोड़ा सा यही आया था कि वो हमसे संपर्क कराने में, लड़कियों से या माताओं से संपर्क कराने में थोड़ा हेजिटेट करते थे। धीरे धीरे हमने उनसे संपर्क बनाया। एक हमें समय तो जरूर लगा, 11 से 14 2014 तक भी हमारे साथ यही स्थिति बनी रही कि गेट पर लिखा हुआ था कि अंदर जाना मना है। लेकिन अंदर जाना तो मना है, लेकिन अंदर वालों से बात करना तो मना नहीं है। तो आप अंदर बिल्कुल। वालों को बाहर लाइए, आप अंदर वालों को बाहर लाइए, हम अंदर नहीं जाएंगे। हमने खड़े होके 10-10 15-15 मिनट, आधा आधा घंटा वेट की। वो अच्छा, अंदर से हर इस घर कोई पे से लिखा था कि अंदर जाना मना है? नहीं, हर घर पे तो नहीं है, लेकिन कुछ फिक्स गलियां ऐसी हैं जो एक देखा देखी कि उसके घर में पर्दा है तो मेरे घर में उससे ज्यादा पर्दा है, इस टाइप की जी, स्थिति बनी हुई थी जी, कि जी, वो तो बात नहीं करने देते। जी, तो हम जैसे जैसे उन्होंने हमें देखा, हमने उनसे बात करी, तो एक तालमेल बनता चला गया। वो स्थिति ये हुई कि उनके जो घर के पुरुष थे, कि वे हमें देखते खुद ही हट जाते थे और हमें रास्ता देने लगे। अभी हमने अंदर जाने का प्रयास नहीं किया, हमने बाहर वालों को बाहर से सॉरी अंदर से बाहर लाने का प्रयास किया। अब ये है बहुत कि वो सुंदर, केंद्र बहुत तक लाते हैं। बहुत अच्छा काम आप कर रही हैं। मोहिनी जी, महिलाओं के साथ हो रहे अपराध पर आप क्या कहना चाहेंगी? आखिर इसमें किसकी कमी है? क्योंकि आज हम अगर देखें तो सबसे ज्यादा अपराध जो है वो महिलाओं के साथ हो रहे हैं। और अगर हम देखें तो बलात्कार का जो अपराध है वो वाकई एक चरम सीमा पर हो गया है। और हम अखबार अगर उठाते हैं, हम टीवी ऑन करते हैं, तो सबसे ज्यादा 3 से 4 खबरें हमारी नजरों के सामने या हमारी कानों में पड़ी जाती हैं। और ये वाकई बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि नारी शक्ति का प्रतीक कही जाती है हमारे देश में। फिर ऐसा क्यों है? तो आखिर इसमें किसकी कमी है, जरा आप बताइए। मैं इस संबंध में ज्यादा तो नहीं, लेकिन एक बात कहूंगी कि जो मोबाइल, सोशल मीडिया और जो इंटरनेट, इनका इन पर जो मतलब अभी सभी दर्शक मुझे देख रहे हैं, जी, और थोड़ा इस चीज को मतलब मैं बताना चाहूंगी कि जी, फोन जो है और जो अश्लील वीडियोस टाइप है, ये एक शिक्षा नहीं है। ये एक कम उम्र के बच्चे को समय से पहले प्रभावित करने वाला काम हो रहा है, बिल्कुल जिससे सही बच्चे कह रही हैं आप। ये अभी पूर्ति तो नहीं हो सकती। अब उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए क्राइम ही होगा। जो जिस उस पूर्ति को करने के लिए वो क्या करेंगे? वो एक लीगल तरीका तो कुछ है नहीं एकदम से। तो उसके लिए क्या होगा कि वो लोग क्राइम की तरफ ही जाते हैं। जो जिस प्रक्रिया से वो उस काम को करेंगे वो एक रेप का रूप ले लेती है। तो मेन जो मुद्दा है, इंटरनेट और सोशल मीडिया पर जो बैन, विदाउट बैन हर चीज अश्लीलता दिखाई जा रही, उस चीज को अगर जैसे गेम बैन हुए, गेम चीन से आए हुए जो गेम वगैरह थे वो सरकार ने बैन जी, किए, सिर्फ इसीलिए कि उनका साइड इफेक्ट बच्चों पर पड़ रहा था। सेम यही कंडीशन वही है कि बच्चे, एक कम उम्र का बच्चा मोबाइल यूज कर रहा है, 10 साल का बच्चा मोबाइल यूज कर रहा है, और वो मोबाइल में हर चीज देखने के लिए स्वतंत्र है। उसको कुछ बिल्कुल। नहीं पता, उसको बाहर कोई कुछ नहीं बताएगा, लेकिन वो खुद देख रहा है, वो खुद ऐसी चीजें देख रहा है कि इसका उस पर गलत प्रभाव पड़ रहा है। तो कुछ तो ये, और कुछ थोड़ा सा आत्म अनुशासन और आत्म नियंत्रण, थोड़ा योग प्राणायाम, इन चीजों से अगर हम जुड़ेंगे, मानसिक दृढ़ता अगर हम लाएंगे, अपने बच्चों में लाएंगे, अपने आस पड़ोस के जिन लोगों से हमें लगता है कि ये लोग, ये बच्चा या ये आदमी या कोई भी पुरुष हो सकता है, वो किसी गलत राह पे या गलत नीति से वो किसी महिला को देख रहा है, तो उसको तत्काल वहीं पर नियंत्रण करना, उसके लिए आवाज उठाना और उसके लिए बोलना, ये एक प्राथमिकता होनी चाहिए। एक कानून ऐसा हो जाना चाहिए कि इस पर तुरंत बात होनी चाहिए। ये नहीं है कि छेड़खानी का कोई मामला हुआ और हम महिलाएं चक्कर काट रही हैं, घर बता रही हैं और सुनवाई कुछ हो नहीं रही। इन चीजों से हटके
तुरंत इनका कुछ ना कुछ समाधान होना चाहिए। मोहिनी जी और आप सबसे ज्यादा जब मोहिनी जी आप जी इस मैम। बात से किस हद तक सहमत हैं? क्योंकि कई घर, जैसा कि अभी आपने बोला कि जहाँ पर आप आंगनबाड़ी आपका है वहाँ पर पुरुष प्रधान है, क्योंकि घरों में जो है ना महिलाओं से लोग मिलने नहीं देते हैं, महिलाओं को बाहर निकलने नहीं देते हैं। तो आज भी हमारे भारत देश में ऐसे कई गाँव हैं जहाँ पे पर्दा प्रथा अभी भी होता है और महिलाओं को लोग बहुत आगे बढ़ने नहीं देना चाहते। बेटियों को पर्दे में रखना पसंद पसंद कर रहे हैं, और जब बेटियां पर्दे में रहेंगी तो कैसे आगे बढ़ पाएंगी? और इसी के साथ एक चीज और भी, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि लोग बेटों को खुले हवा में उनको घूमने देते हैं, उनसे तर्क वितर्क नहीं करते, ना कुछ पूछते हैं कि बेटे आप कहाँ जा रहे हो, किससे बात कर रहे हो? मगर वहीं पर अगर हमारी बेटी होती है तो बेटियों से हम आप बाहर मत जाइए, आप ऐसे कपड़े पहनिए। तो इस तरीके के जो बेटियों के ऊपर इतना अनुशासन है और बेटों पर नहीं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद एक जो ये महिलाओं के ऊपर जो अपराध हो रहे हैं, एक इसमें ये भी भागीदारी अहम भूमिका वो निभाता है कि शायद हमें ऐसा बेटों को भी हमें कंट्रोल में रखना चाहिए। हर माँ अपने बेटों को ये मैम संस्कार दे तो शायद ऐसा नहीं हो। जी, जी, ये लिंग पूर्वाग्रह जैसी स्थिति जो बनी हुई है कि जी, आप लड़के हो, आपको ये काम नहीं करना है, आप लड़की हो, आप ये काम कीजिए। अब लड़की को तो बोल देते हैं कि बेटा अपने भाई के लिए, अपने पापा के लिए पानी लाइए। लड़कों को लड़का चाहे खाली बैठा है, चाहे वो कितना भी मतलब लापरवाह हो, उसको इन चीज़ों के लिए मोटिवेट नहीं किया जाता। ये चीज़ लिंग पूर्वाग्रह होता है जो, इससे समाज में एक गलत धारणा पैदा होती है। गलत धारणा मतलब लड़कियों या स्त्रियों को पीछे धकेला जाता है और लड़कों को आगे लाया जाता है। इसमें कुछ परिवार तो बहुत अच्छे से सहयोग कर रहे हैं, लड़कियों को बराबर लेके चल रहे हैं। जी, और रही बात पर्दे की, पर्दे में रहकर भी शिक्षा को पूरा किया जा सकता है। हम सम्मान करते हैं दूसरे धर्म का कि वो लोग पर्दा रखने में, अपनी लड़कियों को या अपनी स्त्रियों को पर्दे में रखने में कुछ उनको लगता है कि वो ये जरूरी है, तो हम उनके धर्म का सम्मान करते हैं। लेकिन पर्दे में रहकर भी उनको पूरा सपोर्ट किया जा सकता है, उनको पढ़ाया भी जा सकता है, उनको आगे भी पढ़ाया जा सकता है। तो बिल्कुल। ये नहीं कि उनको सिर्फ एक पर्दे तक ही रखा जाए, इससे आगे उन्हें कुछ भी देखने की अनुमति ना हो, कुछ भी करने की अनुमति ना हो, कहीं जाने की, कुछ पढ़ने की, लिखने की, आगे बढ़ने की। ये चीज गलत है। और इस चीज के लिए हम अपने क्षेत्र में जो मेरे साथ की लड़कियां हैं, वो पढ़ भी रही हैं, प्राइवेट भी पढ़ रही है, रेगुलर भी पढ़ रही है। तो एक मोटिवेशन जो है वो एक दूसरे से ही चलता है। मैं समझाऊंगी, दूसरे तक जाएगी बात, उनकी समझ में आई तो वो अपने आस पड़ोस में कहेंगे। तो ये एक धारणा हम सभी के बीच में होनी चाहिए। और पर्दा एक मजबूरी नहीं है कि पर्दा मजबूरी है कि हम कुछ कर नहीं सकते, पर्दा कुछ नहीं है। पर्दे तो सिर्फ एक धर्म की एक मान्यता समझ लीजिए, वहीं तक सीमित है तो सही है, इससे आगे उनको बढ़ने का अवसर मिलना चाहिए। और कुछ परिवार ऐसे हैं जो हेल्प करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो नहीं सुनते। तो उन लोगों के लिए थोड़ा सा यही है कि कैसे भी हो सकता है तो उन तक शिक्षा पहुंचनी चाहिए, बिल्कुल, बहुत सुंदर। वो चाहे औपचारिक हो या अनौपचारिक हो। बहुत बढ़िया बात कही मोहिनी जी आपने। क्योंकि कुछ समय बाद परिवर्तन तो होता ही है। लड़की पूरा टाइम अपने मायके में नहीं रहती। अगर वो थोड़ी भी शिक्षा पाएगी तो वो अपने जीवन को आधा नहीं जी सकी तो आधा तो जी सकती है, आगे तो जी सकती है। तो उसके लिए उसके पास शिक्षा होना जरूरी है। पर्दा मान्यता नहीं है, सिर्फ शिक्षा मान्यता है। शिक्षा होनी चाहिए उसके पास, एजुकेशन बहुत होनी सही। चाहिए। कहते हैं कि कोई व्यक्ति अकेला कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन आपने इस कहावत को झूठा साबित कर दिया है। ये सब प्रेरणा आपने कहाँ से ली? जरा बताएं हमारे दर्शकों को। मैं हम दो बहनें हैं, हम दो बहनें हैं, मेरी बड़ी सिस्टर है और मैं हूँ। हम दोनों ने 2004 में इंटर किया और मेरी सिस्टर ने मेरे से बाद में किया। तो जिस टाइम पे हमने एडमिशन लिया वो स्कूल एचआर इंटर कॉलेज, वहां पर हम पहला बैच थे जब लड़कियों ने एडमिशन लिया था। नहीं तो वहां पे हमेशा लड़के ही पढ़ते थे, वो टोटल लड़के ही पढ़ते थे। 2004 का पहला बैच था जब लड़कियों ने एडमिशन लिया, और उसमें हम 11 लड़कियां टोटल पूरे विद्यालय में थी। 6 से इंटर तक का वो कॉलेज था। उस दौरान एक जिम्मेदारी बन गई थी कि हमें सब कहते थे कि तुमने एडमिशन लिया है, तुम्हारी वजह से कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। एक बात दिमाग में ऐसी बन गई थी कि हमें अच्छा ही करना है, और वो चीज हमारे जहन में ऐसी उतर गई कि हम अब तक उसी चीज को फॉलो करें। आज भी यही मानसिकता है दिमाग में कि हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी है हमारे कस्बे की, कि हम पहली लड़कियां थी जिन्होंने इंटर कॉलेज में एडमिशन लिया था।
और लड़कों के साथ लिया था। हमारी फैमिली ने, हमारे पापा ने, हमारी मम्मी ने हमें इतना समझा कि हमारे पे इतना ट्रस्ट किया कि हमें वहां पर भेजा। वो ट्रस्ट हमने बना के रखा और उसी के आधार पे मैंने जो शिक्षा हमारे मम्मी पापा ने हमें दी थी, वो मेरी कोशिश ये रही कि मैं उन्हें सब तक, जितने भी फैमिली मेरे से जुड़ेंगी जिंदगी भर, मैं उतनी तब तक उनको कहूंगी कि आप शिक्षा को अहमियत दीजिए। और शिक्षा को अहमियत देने के लिए पिछड़े वर्ग को, जो बिल्कुल पिछड़े हुए हैं, जो इन चीजों को वैल्यू ही नहीं देते शिक्षा नाम को, उन लोगों को ज्यादा इंडिकेट करना चाहिए। कुछ जागरूक तो है, 80% लोग जागरूक है। अभी जो 2011 का जनगणना हुई थी, मैंने भी की थी वो जनगणना, जब उसका आंकड़े आए तो उसमें 64.6% महिलाएं शिक्षित निकली थी, जो बहुत कम था, क्योंकि 80% पुरुष थे और 64.6% कुछ महिलाएं थी। तो ये आंकड़े में जो अंतर था ना, ये सही नहीं था। अब देखते हैं अब क्या होता है। अभी जब जनगणना होगी क्या आंकड़े आएंगे। प्रयास तो यही रहा कि अपनी तरफ से कोशिश यही रही कि प्रत्येक बच्चे के पास शिक्षा पहुंचनी चाहिए। बिल्कुल। एक जी जी मोहिनी जी कि जैसे अपने आप घर वालों से बेटियों के ही लिए मैंने तो पाई है बहुत कुछ जी। कर रही हैं, आप बेटियों के लिए तो बहुत कुछ कर रही हैं, लेकिन बेटों के लिए जैसा कि अगर आज हम देखें तो बहुत छोटी उम्र के बच्चे नशीले पदार्थों का सेवन करने लगते हैं। आपको क्या लगता है कि इसमें किसकी कमी है? क्योंकि हर घर में अगर जो बच्चे हैं, बेटे जो हैं हमारे, तो वो बढ़ के जैसे ही वो जाते हैं बाहर, तो जो उनका फ्रेंड सर्किल है या वो किस तरीके से, अधिकतर जो युवा है वो ज़्यादा से ज़्यादा नशा की तरफ बढ़ रहा है। तो इसमें इसे कैसे रोका जा सकता है, ज़रा बताएँ? नशे के लिए ये है आत्मनियंत्रण और घर में एक अनुशासन। प्रत्येक बच्चे, प्रत्येक फैमिली, प्रत्येक परिवार में, प्रत्येक माँ बाप की ये जिम्मेदारी बनती है कि वे, एक आयु होती है बिगड़ने की, भी एक आयु होती है। कोई भी बच्चा 20-21 साल के बाद नहीं, अगर वो सही पटड़ी पर है, वो 21 साल के बाद नहीं बिगड़ेगा। लेकिन एक समय है जब बच्चा 10 वर्ष की आयु से बाहर निकलेगा, 11-12 वर्ष की आयु में आएगा, उसके दोस्त कैसे हैं, उसकी सोसाइटी कैसी है, इन चीजों को फोकस करना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप एक बच्चे को सुधारोगे तो उसके साथ कभी दूसरा बच्चा नहीं लगेगा गलत उसके लिए। अगर एक बच्चा सुधरा होगा, वो अपने साथ 2 ही बच्चे ऐसे लगाएगा, उसके साथ वही बच्चे लगेंगे जो सही होंगे। एक गलत, अगर एक बच्चा बिगड़ता है, एक माँ बाप की लापरवाही से एक बच्चा बिगड़ता है, तो वो अपने साथ कितने बच्चों को बिगाड़ेगा, वो गलत है। तो इसके लिए जरूरी है कि सबसे पहले सब प्राथमिकता परिवार की बनती है, उसके बाद अपने आस पड़ोस माहौल क्षेत्र की बनती है, माहौल की बनती है, समाज की बनती है। लेकिन पहले तो माँ बाप का ही कर्तव्य बनता है कि वे अपने बच्चे को आयु के अनुसार नियंत्रित करें, उनका ध्यान रखें कि वो किससे मिल रहे हैं, किस स्थिति में वो चल रहे हैं, कैसी उनकी एजुकेशन चल रही है। उन पर ध्यान ना देना उन्हें गलत दिशा की तरफ प्रेरित कर सकता है, क्योंकि बिल्कुल। बिना नियंत्रण के तो गाड़ी भी नहीं चल सकती। अगर सही हम कह रही थोड़ा हैं। सा भी स्टीयरिंग ढीला छोड़ देंगे, वो भी पता नहीं इधर उधर चली जाएगी। तो एक समय होता है जो दिशा देता है। अगर बच्चे को 7-8 साल दिशा मिल जाए, 11 से 18 वर्ष तक दिशा मिल जाए, तो उसके बाद उसको बिगड़ने की इतनी उम्मीदें नहीं होती कि वो वहां तक पहुंच जाए। एक कोई अलग ही कोई हाइपरटेंशन ऐसी हो जाए तो वो अलग बात है, लेकिन एक जो जिंदगी बना लेते हैं नशे को, उस तक तो नहीं जाएगी। बिल्कुल। सिर्फ मोहिनी सबसे जी पहला है कि आत्मनियंत्रण। जी जी। जी, मोहिनी और जी योग एजुकेशन प्राणायाम बीट्स की के जो की आदत। माध्यम से आपको सभी लोग देख रहे हैं, तो आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही कहूंगी कि सबसे पहले तो आपके पड़ोस में जितने भी लोग हैं जो अपने बच्चों को पढ़ाने की ओर जरा मतलब ध्यान उनका बहुत कम है, या इस चीज को भी देख नहीं रहे हैं, अगर वो नहीं देख रहे हैं, अगर आप देख रहे हैं तो आप जिम्मेदारी समझिए। क्योंकि अगर किसी एक का भविष्य बचता है तो वो आने वाले परिवार में, जिस परिवार में वो लड़की जाएगी, उनका भी भविष्य है आगे, उनके बच्चों का भी है। बहुत लोग का भविष्य सुधरता है, अगर एक लड़की का भविष्य बिगड़ता है तो देखो कितनों का बिगड़ता है। तो यही है कि अपने आस पड़ोस में कम से कम लड़कियों को तो मत, लड़कियों पर ध्यान जरा फोकस रखें। एक तो बिल्कुल। उनकी सुरक्षा के लिए, दूसरा उनकी पढ़ाई के लिए। सिर्फ लड़कियां ये 2 चीजें मांगती है, सम्मान आप खुद ही मिल जाएगा। अगर आप हाँ, उनको सही कह सुरक्षा रही और शिक्षा दे रहे हो तो उनको सम्मान खुद मिल जाएगा। पैर छूने से कोई बड़ा नहीं होगा कि आपने लड़कियों के पैर छू लिए, आप कुछ मत छूइए। हम नहीं कहते कि आप लड़कियों के पैर छूइए, कोई भी। आप सिर्फ और सिर्फ उनकी सुरक्षा और उनकी शिक्षा पर ध्यान दीजिए। 12वीं तक की शिक्षा निःशुल्क चल रही है, इतनी कम फीस पर है सरकारी विद्यालयों में कि अगर उनके पेरेंट्स नहीं अवेलेबल करा सकते, आप किसी 2 लड़कियों के लिए, 2 नहीं तो सिर्फ 1 लड़की के लिए तो जी, प्रयास करो। बिल्कुल। जी।
बहुत बहुत शुक्रिया मोहिनी जी, आज हमारे इस खास कार्यक्रम में हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक यू मैम। थैंक यू। एक मुलाकात के अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ। जुड़े रहिए एजुकेशन बीट्स के साथ।